तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यदि अगर आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देख लेंगे तो अनुच्छेद से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, आखिर संविधान होता क्या है। तो देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। वह जो नियम कानून होता है वह उस पुस्तक में ही लिखा रहता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है, कहता है कि संविधान के 22 भाग होते हैं। यानी हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है, ठीक है ना। जो हमारा मूल संविधान था, पहले वाला संविधान, उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी कितना हो गया है तो 12 अनुसूची हो गया है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि कोई विद्यार्थी अगर ये बोलता है कि 395 अनुच्छेद नहीं ज़्यादा है, तो हम आपको बता दें कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है। बाकी बात जितना है वो यानी कि A, B, C करके उसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना। लेकिन मूल अनुच्छेद की अगर बात करें तो 395 ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं कि संविधान के कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला भाग है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। और पहले भाग में क्या बताया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। राज्यों का संघ कहने का मतलब होता है यानी कि बहुत सारे राज्य मिलकर क्या हुआ है, तो एक भारत देश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो भारत जो है वह राज्यों का क्या है, एक संघ है, ये बात याद रखिएगा। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 में किया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर अनुच्छेद है नए राज्यों का प्रवेश। यानी जितने भी राज्य, नए राज्य यानी का निर्माण होगा, ठीक है, वो यानी कि अनुच्छेद 2 में बताया गया है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 3 में कहा गया है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ठीक है। ये सब किसमें बताया गया है, यानी कि राज्यों के सीमा क्षेत्रों और नामों में जो परिवर्तन होगा, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। और याद रखिएगा, ये सब सिर्फ यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और नामों में परिवर्तन ये सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 4 नंबर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको इसमें कवर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, भाग 2 में हमारा है 5 से लेकर 11 तक, और इसमें जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये बात याद रखिएगा कि नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग 2 में। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमारा है भाग 3। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है यूट्यूब पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है भाग 3 होता है, ठीक है ना। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहले 7 था, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को इससे निकाल दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। अभी हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ 6 है, ठीक है। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। दूसरा नंबर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से लेकर 22 तक किया गया है। इसके बाद तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। इसके बाद चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। इसके बाद 5वां नंबर है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन 29 और 30 में किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अब कहिएगा अनुच्छेद 31, तो अनुच्छेद 31 में ही संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा करके कानूनी अधिकार के तहत क्या कर दिया है, तो 300 का ए जो अनुच्छेद है उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है भाग 4 का ए, यानी चौथा भाग का जो ए नंबर है ना, उसमें बताया गया है अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है ना, कि हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य बनता है, जिसके बारे में किसमें वर्णन किया गया है, तो भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 के ए में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए याद रखिएगा, इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। यानी कि इससे पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम का कोई चीज नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया है, तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा है अब भाग 5 और भाग 6 के बारे में। भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक चर्चा है, जबकि भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक चर्चा है, ठीक है। तो देखिए भाग 5 में अगर हम बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आ जाएगा, जबकि 152 से भाग 6 में अगर हम बात करें तो राज्य के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 में देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद होंगे, यानी कि एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पद होगा, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, उनके शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 53 में, यानी राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य के बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 53 में। इसके बाद अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है, तो निर्वाचन के बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसमें क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ट्रिक से याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 53 हो जाएगा, और कितना जोड़े हैं, एक, तो एक पीछे में लगा दीजिए ना, एक पीछे में आपको लगा देना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 153। 153 में जिस प्रकार राष्ट्र में हम यानी कि देश में राष्ट्रपति का शक्ति होता है, उसी प्रकार राज्य में जो होता है राज्यपाल का शक्ति होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल का पद होगा, ठीक है। अनुच्छेद 154 में उसकी शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जोड़ना है, तो एक 53 हो जाएगा, और एक जोड़े हैं तो एक लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 153। तो यहाँ पर याद रखना है, एक जोड़ के एक लगा देना है, ठीक है। तो 153 हो जाएगा राज्यपाल का पद। उसके बाद इसमें भी एक जोड़ के एक लगा देंगे, जो इसमें शक्ति और कार्य है उसी प्रकार राज्यपाल का क्या हो जाएगा, शक्ति एवं कार्य हो जाएगा। उसके बाद फिर एक आपको जोड़ के एक लगा देना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी प्रकार राज्यपाल का निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर भी है, ये बात भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। अब देखिए महाभियोग क्या होता है सो समझिए। जैसे राष्ट्रपति सबके ऊपर कोई ना कोई होता है, ठीक है ना। तो अगर राष्ट्रपति अगर कोई मान लीजिए गलती करता हो, चाहे कोई भी कुछ करता हो, अगर उसे उसके पद से हटाना है तो उसमें महाभियोग लगाया जाता है। और जब मान लीजिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग रहा होता है तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देना पड़ता है कि आप पर महाभियोग लगने वाला है, ठीक है। और फिर क्या होता है, तो संसद द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सही नहीं है, तो उसको यानी कि उसके पद से हटा दिया जाता है। तो उसी को हम लोग महाभियोग कहते हैं, और यह अनुच्छेद 61 में बताया गया है इसके बारे में। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 72 में बताया गया है क्षमादान, ठीक है। तो देखिए क्षमादान क्या होता है, तो राष्ट्रपति के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए किसी को उम्र कैद की सजा हो गया, किसी को मान लीजिए फांसी का सजा हो गया, तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। तो क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। और उनका यानी कि वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 123 क्या है, तो इसमें अध्यादेश के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी कारणवश देश में लोकसभा और जो राज्यसभा होता है उसका सदन नहीं चल रहा होता है, तो उस समय जो अगर मान लीजिए कि देश में किसी विशेष कानून, बहुत ज़रूरी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस समय क्या करता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस कानून को पारित कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है अनुच्छेद 143, जिसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है ना, किसी कानून पर
किसी बिल पर क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में आपको सिर्फ दो ही याद रखना है, 63 और 64। तो याद रखना है 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है ना। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति ही होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है और अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए हमारा है प्रधानमंत्री। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री काम करते हैं उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री काम करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है ना। यानी कि देश में क्या होगा, एक मंत्रिमंडल होगा जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 76 जो है उसमें महान्यायवादी के बारे में चर्चा है। अब महान्यायवादी क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं किसी भी काम को अगर मान लीजिए करते हैं तो कानूनी रूप से जो सलाह उसको लेना होता है वो यानी कि महान्यायवादी ही उनको देते हैं, ठीक है ना। तो महान्यायवादी जो होते हैं वो यानी कि क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह देते हैं लेकर, ठीक है। तो इनका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसके बाद देखिए राज्य में अगर बात करें तो राज्य में भी बताया गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और इनका चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है। आप इसमें क्या कीजिएगा, तो 11 घटा दीजिए और 1 लगा दीजिए। आपको क्या करना है, 11 घटा देना है, ठीक है ना। जब 11 आप घटाइएगा तो 63 बचेगा और 1 लगा देंगे तो 163, ठीक है ना। इससे पहले वाले में हमने कितना जोड़ा था, तो 1 जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे तो 11 घटाएंगे, ठीक है। तो 11 घटा देंगे तो बचेगा 74 में 63 बचेगा और 163 में मंत्रिमंडल का चर्चा किया गया है। 175 में किसका चर्चा किया गया है, तो प्रधानमंत्री का, और इसमें से 11 घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा, 64 बचेगा। 64 में मुख्यमंत्री का चर्चा है। उसी प्रकार महान्यायवादी का चर्चा 76 में किया गया है और इसमें से अगर 11 घटा देंगे तो बचेगा 65 और 165 में किसका है, महाधिवक्ता का। जिस प्रकार महान्यायवादी जो होते हैं वह प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह देते हैं, उसी प्रकार जो महाधिवक्ता होता है वह मुख्यमंत्री को सलाह देता है, कानूनी सलाह, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमारा है अब अगला नंबर, तो यहाँ याद रखिएगा संसद और विधानमंडल। केंद्र के लिए संसद होता है जबकि राज्य के लिए क्या होता है, विधानमंडल होता है, ठीक है। तो देखिए संसद के बारे में बताया गया है कितने में, अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि राष्ट्र में क्या होगा, एक सांसद होगा। इसके बाद अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। जो राज्यसभा होता है हमारा वो यानी कि क्या होता है, तो ये यानी कि उच्च सदन होते हैं, जबकि लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 168 में बताया गया है राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। और अनुच्छेद 70 में बताया गया है विधानसभा के बारे में और अनुच्छेद 75 में बताया गया है विधान परिषद के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ याद करने का कोई ट्रिक तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद हमारा 100 है, ठीक है। इसमें बताया गया है निर्णायक मत के बारे में। यानी कि देखिए जब लोकसभा या राज्यसभा में किसी बिल को पारित करने में, ठीक है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों से अगर मान लीजिए बराबर अगर मत प्राप्त हो जाता है तब वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना निर्णायक मत देकर अपना परिणाम घोषित करते हैं। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया और उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, अगर राज्यसभा उस बिल को उसको पारित करने में असहमति को दर्शाता है तब क्या करेगा, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को एक जगह बुलाकर उस बिल पर चर्चा करता है, तो उसी को हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं और यह राष्ट्रपति बुलाता है और इसका चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा है अनुच्छेद 112 जिसमें बजट के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा है एक अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। अब देखिए लेखा अनुदान होता क्या है सो समझिएगा। लेखा अनुदान
ये सरकार को तब सहायता करती है जब चुनाव मान लीजिए हुआ हो, ठीक है। और नई नई सरकार जब बनती है तो उस समय बजट पेश नहीं किया जाता है। उस समय अगर मान लीजिए बजट पेश नहीं हुआ होता है तो उस समय जो लेखा अनुदान होता है उसकी सहायता से सरकार अपनी काम को करते हैं, ठीक है। और देखिए जो बजट होता है वो एक निश्चित अवधि में सांसद हो या फिर विधानमंडल उसमें उसको पारित किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारा है अनुच्छेद 117 जिसमें वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा देखिए अगला नंबर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार 214 में किसके बारे में बताया गया है, तो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली में है और प्रत्येक राज्य में क्या होता है, तो हाई कोर्ट एक होता है, ठीक है, जिसका चर्चा अनुच्छेद 214 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा है अनुच्छेद 148 जिसमें क्या यानी कि CAG के बारे नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये बात भी याद रखिएगा। आप देखिए ये क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा इसी को हम लोग महानियंत्रण लेखा परीक्षक कहते हैं। जो यानी कि किसी भी राष्ट्र या राज्य में जो यानी संपत्ति खर्च होती है और जितना पैसा लगता है उसका जो ब्यौरा तैयार करता है वही करता है, यानी कि क्या, यानी कि महानियंत्रण लेखा परीक्षक। इसके बाद देखिए हमारा अनुच्छेद 249 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्र सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो केंद्र के पास यानी संसद के पास होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 250 में कहता है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि आपातकाल के दौरान राज्य में जितने भी सूची हैं उस पर कानून कौन बना सकते हैं, तो केंद्र बना सकता है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 262 है जिसमें नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 263 है जिसके अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा यानी IAS IPS जो होता है, ठीक है, IFS, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित के चर्चा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है 324 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा जो हमारा हिंदी है, जो जिसकी लिपि है देवनागरी लिपि, इसके बारे में 343 में बताया गया है। इसके बाद याद रखना है आपको आपातकाल के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में किया गया है और वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 में किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो जब हम इसको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसका जो चर्चा किया गया है 378 में किया गया है संविधान संशोधन के बारे में। इसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत होता है उसके अंत के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए हमारा अनुच्छेद 29 है, इसमें बताया गया है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद अनुच्छेद जो 40 होता है उसमें पंचायत राज प्रणाली के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। इसी अनुच्छेद को संविधान का क्या कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। यदि अगर आप लोग को इतना पता है तो इस टॉपिक से तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। जो इतने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।